आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज मैं एक खास विषय पर आपसे बात करने आया हूँ। मैं पिछले तकरीबन 23 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ और 6 बरस हमने यहाँ छात्र के रूप में भी बिताया है। तकरीबन 3 दशक का ये कारवा है, ये फासला है। तकरीबन 2 दशक और मैं कम से कम यहाँ रहूँगा। आप सब जानते हैं कि मैं YouTube पर अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ और यह अम्बेडकरनामा एक तरह से प्राइमरी सोर्स का रीडिंग है कि अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है और भारत सरकार ने जो किताबें छापी हैं उसको पढ़कर और आपके बीच रेफरेंस के साथ वो बात मैं रखता आया हूँ। बहरहाल YouTube के अलावे जो भी साथी सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हों, पढ़ रहे हों, सुन रहे हों, उनसे एक आग्रह है कि वो YouTube पर जाएं और अम्बेडकरनामा हिंदी या अंग्रेजी में टाइप करें या लाल की क्लास टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं, एकेडमिक चैनल है। और जितना पढ़ने में आपको वक्त लगेगा, ढूंढने में वक्त लगेगा, बहुत मेहनत करके मैं इकट्ठा करके लाता हूं और एक एक वीडियो बनाने में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं। मटेरियल को ढूंढना भी एक बड़ा काम होता है। तो साथियों, मैं सोच रहा था, बहरहाल आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसको और देखेंगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने विश्वविद्यालय पर बोला था, जिसमें हमने अम्बेडकरनामा में वीडियो बनाया था, छात्रों के ऊपर बोला था, छात्रों के बीच बोला था, लेकिन प्रोफेसर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा और तत्कालीन जिस समय अंबेडकर थे, ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय जो प्रोफेसर्स लोग थे वो आप जानते ही होंगे, उस समय कोई बहुजन और दलित और कोई रिजर्वेशन की बात ही नहीं थी। उस समय जो एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन, कॉलेज कैसे काम करता था, यूनिवर्सिटीज कैसे काम करते थे, प्रोफेसर किस दर्जे के थे, इस पे मैं ढूंढ रहा था कि अंबेडकर साहब कहीं कुछ लिखे हो तो मैं इसको निकालूं। कई दिन के मेहनत के बाद मुझे उनका एक भाषण की प्रति मिली। मुझे कलेक्टेड राइटिंग्स एंड स्पीचेस के हिंदी वाले वॉल्यूम 40 में आप जाकर देख सकते हैं, लेख नंबर, चैप्टर नंबर 245 है। तो मैंने इसको ढूंढ कर निकाला। और चूंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हूँ, और जब सड़क पे नहीं होता हूँ तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपके बीच रहता हूँ, शोध करता हूँ, लेख और किताबें लिखता हूँ। तो इसलिए मुझे ये समझना था कि प्रोफेसर्स के बारे में डॉक्टर अंबेडकर की क्या राय थी, और ये जानना और समझना 47 के बाद तकरीबन 73 साल बाद उस लेख को मैं जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके बीच मैं रखने जा रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि पूरा ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शिक्षक साथी हैं वो भी इस बात को समझे कि उनकी राय क्या थी और उनके कर्तव्य, ड्यूटीज क्या हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं 1947 के अप्रैल महीना में। बॉम्बे में एक सेंट जेवियर्स कॉलेज है और वहाँ के एक बड़े प्रकांड विद्वान थे फादर हेरास, और वो हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के बड़े प्रकांड विद्वान थे। और यहाँ से पहले भी मैं फादर हेरास से परिचित हूँ, क्योंकि जब मैं काशी प्रसाद जायसवाल पर मैं रिसर्च कर रहा था तो वहाँ हेरास साहब के साथ जायसवाल जी की बातचीत के मुझे प्रमाण मिले थे। काशी प्रसाद जायसवाल ने जब बृहत भारत का इतिहास लिखने की योजना बनाई थी तो उसमें हेरास साहब को उन्होंने शामिल किया था, इसलिए मैं इस नाम से मैं परिचित था। लेकिन दिलचस्प है कि काशी प्रसाद जायसवाल जी के राइटिंग्स में अभी तक अंबेडकर मुझे नज़र नहीं आया। तो हेरास साहब का भाषण डॉक्टर अंबेडकर के कॉलेज, मिलिंद कॉलेज में हुआ था, और वो उस समय मोहनजोदड़ो के जो सील्स हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और इसी विषय पर हेरास साहब का भाषण मिलिंद कॉलेज में हुआ था। तो उनके भाषण के बाद अंबेडकर साहब की बारी आई बोलने की। उन्होंने विवेचन किया और कहा, जो भाषण में आपके सामने रख ही देता हूं। उन्होंने कहा कि फादर हेरास ने अपार मेहनत से मोहनजोदड़ो में मिले जो सील्स हैं, सिक्के हैं, और ईंट पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उसको पढ़ने की कोशिश की है, उसका अध्ययन किया है।
हर किसी को इस बारे में आनंद, गर्व और आश्चर्य की अनुभूति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे मन में कई सवाल आए कि जिस प्रकार फादर हेरास ने अपना अनुसंधान अपने अनुसंधान पे अपना ध्यान केंद्रित किया, अपने रिसर्च पर अपना ध्यान केंद्रित किया और बेहद महत्वपूर्ण अनुसंधान किया, उसी प्रकार का अनुसंधान हमारे हिंदी विषय के प्रोफेसरों ने क्यों नहीं किया? क्या ऐसे विषयों में उनकी रुचि नहीं है, या फिर उनके पास इस काम के लिए जरूरी विद्वता नहीं, या फिर संसाधन की, सामग्री की कमी है? तो आज इन बातों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है कि आखिर अगर अनुसंधान गंभीर नहीं हो रहे हैं तो उसके क्या कारण है, इस पर बारीकी से सोचे जाने की जरूरत है। ये बात है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे लगता है थोड़े रुपए कमाएं और सुख से जिए के सिद्धांत के अलावा हमारे प्रोफेसर्स के मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आज अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखिए, हो सकता है कुछ आपको प्रमाण मिले। आई रिपीट, मुझे लगता है थोड़े रुपए कमाएं और सुख से जिए के सिद्धांत के अलावा उनके पास उनके कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा के अभाव में ही उनके हाथों से शायद कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाता। इन्होंने एक लेख भी लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि एक व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आगे कहते हैं, कभी कभार वे पाठ्य पुस्तकों पर नोट्स लिखते हैं, कभी कभार वे पाठ्य पुस्तकों पर नोट्स लिखते हैं, नोट्स लिखने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करते। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इसके बारे में वे जानते भी हैं या नहीं जानते, कहा नहीं जा सकता। अब इतना कड़ा प्रहार प्रोफेसर्स बैठे हुए थे वहां पर, इतना कड़ा प्रहार होने के बाद कुछ प्रोफेसर जाहिर है तिलमिला गए होंगे। तो उसमें से एक प्रोफेसर ने कहा कि हम प्रोफेसर्स आजकल के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा के ही उपज हैं। हम प्रोफेसर्स आजकल के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा के ही उपज हैं। इसलिए इस बारे में प्रोफेसरों को नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति को दोष देना चाहिए। ये था उनका अटैक कि जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको दोष देना चाहिए, प्रोफेसर को क्यों दोष दे रहे हैं। अब यहां से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तेवर को बदला और कहा, मैं मानता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति के कारण अच्छे प्रोफेसर नियुक्त नहीं हो पाते, उनका निर्माण होना कठिन है। हम में से कई प्रोफेसर को शेक्सपियर के नाटक या काव्य कॉलेजों में पढ़ाने पड़ते हैं। शेक्सपियर के नाटक और काव्य कॉलेजों में पढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि यह विषय पढ़ाने की शुरुआत जब से हुई है तब से हमारी युवा पीढ़ी को भारत को किस प्रकार से फायदा हुआ है। ये प्रश्न उठाते हैं कि शेक्सपियर के नाटक पढ़ने से हमारे युवाओं को और भारत को किस तरह का फायदा हुआ है। और कहते हैं, मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होता। मैं कभी कभी नींद न आए तो शेक्सपियर का काव्य वगैरह पढ़ता हूं। नहीं पढ़ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह केवल समय काटने के लिए उस विषय पर मैं सोच नहीं सकता। आगे उन्होंने कहा, हमारे कॉलेज में आजकल एकदम साधारण स्तर की शिक्षा दी जाती है। आज भी जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तमाम आप लोगों को आकलन करने की जरूरत है कॉलेज और विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा की। कहते हैं, मानता हूं कि बीए की परीक्षा तक स्कूल के अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं,
और उसी पद्धति से शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम सुधार नहीं ला सकते। मुंबई शहर में ही आर्ट्स और साइंस विषय पढ़ाने वाले 6 बड़े कॉलेज हैं, 6 कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं। आजकल के चलन के अनुसार हर कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, लेकिन इसके बावजूद उनका अस्तित्व अलग विद्यालय की तरह ही है ना? क्वेश्चन करते हैं कि स्कूल की तरह ही कॉलेज चलाया जा रहा है। इससे होता यही है कि इन 6 महाविद्यालय में अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा एक ही विषय पर बार बार पढ़ाया जाता है। इससे एक ही काम की निरर्थक पुनरावृत्ति होते, रिपीट होते रहता है। एक ही चीज कई प्रोफेसर पढ़ाते रहते हैं। आगे सुझाव देते हैं कि लेकिन मान लीजिए कि इन विषयों के बजाय अगर हम ऐसा करें कि एल्फिस्टन कॉलेज में केवल इतिहास और अर्थशास्त्र की ही शिक्षा दी जाए, इसके पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, और जो प्रोफेसर इन विषयों को पढ़ाना चाहते हैं उन्हें केवल एल्फिस्टन कॉलेज में ही भेजे जाएं, तो एक विषय के एक सब्जेक्ट के 7-8 प्रोफेसर एक ही जगह इकट्ठा होंगे। स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि एक ही जगह इकट्ठा होंगे। फिर उनके काम को हम सहज तरीके से विभाजित कर पाएंगे। एक प्रोफेसर प्राचीन भारत पर भाषण देंगे, एक अन्य प्रोफेसर बुद्ध और ईसा मसीह के समय पर भाषण देंगे, तीसरे प्रोफेसर मुस्लिम युग पर अपना भाषण देंगे, चौथे प्रोफेसर मराठा युग पे अपना भाषण देंगे, और 5वें प्रोफेसर अंग्रेजों का युग, ब्रिटिश पीरियड पे अपना भाषण देंगे। इससे क्या होगा? इससे विषयों का अच्छा बंटवारा होगा और हर प्रोफेसर को अपने विषय का पूरा अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, फुर्सत मिलेगी। इससे हर प्रोफेसर को अपने विषय पर अनुसंधान करने के लिए, अनुसंधान की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। बोले आज भी अगर देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब तो एकदम इस तरह से लगा दिया गया टीचर्स को कि अनुसंधान करने की बात ही नहीं, समय ही नहीं मिलता। आगे कहते हैं कि मुंबई विश्वविद्यालय में अन्य सुधार होने के इंतजार में बैठे रहने की बजाय पहले हम इस एकदम सीधे साधे सिंपल सुधार को तुरंत लागू करें। हर कॉलेज 1-2 विषय के लिए ही अपने को समर्पित रखे। इससे उस कॉलेज में उस विषय से संबंधित सभी सामग्री, सभी ग्रंथ, सभी किताबें इकट्ठा हो जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं का संग्रहालय, म्यूजियम भी पास में रखने की व्यवस्था की जा सकेगी। सभी कॉलेज के प्रोफेसरों को अलग अलग तनख्वाह न देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से सबको एक सी तनख्वाह तय की जाए, एक सी तनख्वाह तय की जाए। आज पार्ट टाइम, गेस्ट लेक्चरर, एडहॉक, आप समझ रहे हैं किस तरह के हालात हैं। आप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 20,000 30,000 पे पढ़ाए जा रहे हैं। रिसर्च क्या होगा? रिसर्च का आलम ये है, और जिनको रिसर्च करना चाहिए कुछ और काम में व्यस्त। इससे आज की तरह अलग अलग न होकर सरकारी और निजी कॉलेज के प्रोफेसरों की तनख्वाह एक जैसी हो जाएगी, एक सी हो जाएगी। तनख्वाह की समस्या दूर होने तथा काम के उचित बंटवारे के बाद शिक्षा देने का काम और अनुसंधान का काम तेजी से शुरू होगा। अपने भाषण को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा मानना बड़ा दिलचस्प है, ये सुनने लायक है। मेरा मानना तो यह है कि प्रोफेसर अपने अध्ययन और अध्यापन के काम में अपने को इस तरह समर्पित कर ले कि अपने घर का ख्याल रखने तक के लिए उसके पास समय न हो। यह काम, घरेलू का काम घर के ऊपर छोड़ दे। प्रोफेसर बेकार के काम अपने जिम्मे लेकर अपनी जिम्मेदारी बढ़ाए, यह मुझे मंजूर नहीं।
आलतू फालतू का काम लेकर अपनी जिम्मेदारी बढ़ाए प्रोफेसर, यह मुझे मंजूर नहीं। अध्ययन अध्यापन में अनुसंधान भी शामिल है। इन 3 बातों के अलावा प्रोफेसरों को कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए। आज के परिस्थिति से इस भाषण की तुलना कीजिए। मैं तो अपने आप को बाबा साहब का बिगड़ैल चेला कहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 1 दर्जन किताबें लिखित, अनुवादित और संपादित, 1 दर्जन शोध पत्र लेख हमने तो कम से कम छाप ही लिया है। और जो अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ, ये भी एक तरह का शोध है, ये रिसर्च है, ये हवा में की हुई बात नहीं है। और अम्बेडकरनामा से ही एक किताब अभी प्रेस में है, लोकशाही और अम्बेडकर, और दूसरा किताब प्रेस में जाने की तैयारी है। ये अगर भाषण आप देखना चाहें तो हिंदी के वॉल्यूम 40 में चैप्टर नंबर 245 पेज नंबर 53 से लेकर 55 तक इस चैप्टर इसको आप देख सकते हैं। मैं ये कोई आलोचना करने के दृष्टिकोण से मैं ये भाषण में नहीं पढ़ा हूँ। बाबा साहब ने जो कहा था वही मैंने आपके सामने रखा है। और पर्पस ये है कि एक टीचर को अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों पे अपनी बेबाक राय रखनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा कौन रखा होगा? अंग्रेजों के खिलाफ भी बोलते थे और जो आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ भी बोलते थे। बेबाक राय जरूर रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गहन अनुसंधान भी जारी रहे, पढ़ना लिखना भी जारी रहे, जो डॉक्टर अंबेडकर स्वयं उसके जीवंत प्रमाण हैं, जिन्होंने इतने व्यापक पुस्तकें लिखी, शोध आज के लिखे, कई PhD उनके नाम है और तमाम ये बातें हैं। तो ये बात मैं सिर्फ आप आज की युवा पीढ़ी अपने साथियों सबको सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए आज का मैंने ये भाषण रखा था। और शुक्रिया साथियों, आप सबसे आग्रह है कि रिसर्चर से, छात्रों से, एक्टिविस्ट से, प्रोफेसर से, कि जो लोग भी अम्बेडकरनामा देखते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने के लिए और मोटी मोटी किताब पढ़कर समझने के लिए समय का अभाव होता है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में आपके बीच मैं लेकर आ रहा हूँ अम्बेडकरनामा। आप इसको कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग अम्बेडकरनामा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनाइए। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में एक दिलचस्प टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। और आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने BHU में जाकर भाषण दिया था। बहुत तगड़ा भाषण है, बुद्धिज्म बनाम ब्राह्मणिज्म, और उस भाषण को सुनना नहीं भूलिएगा। अगला जो एपिसोड है 257 उसी पे होगा, कल ये अपलोड होगा, इसको देखना ना भूले। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।